हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन देखेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 16। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज हम लोग नया चैप्टर जिसका नाम है भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना, जिसमें आप आएंगे रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी। तो इतने गवर्नर के विषय में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए देखते हैं हम लोग रॉबर्ट क्लाइव के विषय में। रॉबर्ट क्लाइव 1725 से 1774 ईस्वी। रॉबर्ट क्लाइव कंपनी के एक क्लर्क यानी कि लिपिक के रूप में भारत आया था। उसने अपनी सूझबूझ, समझदारी और बुद्धि से एक ऊंचा पद प्राप्त कर लिया था। क्लाइव ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुख्य रूप से मजबूती प्रदान की थी। और दोस्तों इसके पहले जब हम लोग कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध देखे हैं और फ्रांसीसियों के साथ अंग्रेजों का जो युद्ध हुआ था, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में देखिए तो क्लाइव की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो यहाँ पर हम देखें तो क्लाइव के विषय में हम लोग देख रहे हैं तो किस तरह से क्लाइव अपनी सूझबूझ और समझदारी से अपने ऊंचा पद प्राप्त करता है अपना। और क्लाइव ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुख्य रूप से मजबूती प्रदान की थी। प्लासी का युद्ध फिर बक्सर का युद्ध जीतकर क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश सत्ता को मजबूती प्रदान की और मुगलों का वर्चस्व समाप्त करने में भी क्लाइव का बड़ा योगदान था। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे पहली बार वह 1757 से 1760 ईस्वी और दूसरी बार 1765 से 67 ईस्वी तक वह बंगाल का गवर्नर रहा। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिएगा, ये 2 बार बंगाल का गवर्नर बना था। पहला कब बना था? 1757 से 1760 और दूसरा 1765 से 1767। क्लियर। हिंदुस्तान से क्लाइव ने 1767 में इंग्लैंड वापसी की, यानी कि वो 1767 में वो इंग्लैंड वापस चला जाता है और 1774 ईस्वी में वो आत्महत्या कर लेता है। कहाँ पर? इंग्लैंड में। क्लियर। अब हम देखते हैं क्लाइव के मुख्य कार्य क्या क्या थे। यहाँ पे देखिए, फ्रांसीसियों की चुनौती का सामना करना। भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता को अगर किसी ने सर्वाधिक चुनौती दी तो वह फ्रांसीसी। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा युद्ध जो हुए थे यहाँ पे हम लोग देखा ही था कि किस तरह से जो अलग अलग यूरोपीय व्यापारी भारत में आए और किस तरह से सब लोगों ने अपनी सत्ता को मजबूती से जमाने की कोशिश की। और उसमें सबसे ज़्यादा जो युद्ध हुए थे वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए। उसके बाद अंग्रेज ही यहाँ पर, केवल यूरोपियों में अंग्रेजों ही यहाँ पर शासन करने में सफल हो पाए थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्लाइव ने अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति से फ्रांसीसियों को न केवल परास्त किया बल्कि दक्षिण भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित की। क्लियर। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो यूरोपीय थे वो समुद्र के मार्ग से भारत में पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में उनका वर्चस्व ज़्यादा था। और यहाँ पर हम देखेंगे तो जो ब्रिटिश थे वो अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने में दक्षिण भारत में सफल हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका दूसरा कार्य क्या था। इसके दूसरे कार्य में है प्लासी एवं बक्सर के युद्ध। तो दोस्तों ये दोनों युद्ध हम लोग डिटेल से देख चुके हैं कि किस तरह से प्लासी का युद्ध हुआ और किस तरह से बक्सर का युद्ध हुआ था, और उसमें अंग्रेजों की कूटनीति और रणनीति क्या थी और उनकी सैन्य व्यवस्था क्या थी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है। इसके बारे में डिस्कस किया, इसके बारे में अध्ययन किया। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें बुद्धिमत्ता एवं सैनिक रणनीतियों की वजह से ही अंग्रेजों ने प्लासी एवं बक्सर के युद्ध में सफलता प्राप्त की। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए डच आक्रमण का सामना। 1759 ईस्वी में डचों ने बंगाल पर आक्रमण किया तो क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने न केवल बेदरा के मैदान में उनको पराजित किया बल्कि डचों को क्षतिपूर्ति के रूप में एक बड़ी धनराशि भी कंपनी को देनी पड़ी थी। क्लियर। और यहाँ पर हम देखेंगे अब इसकी आंतरिक नीति क्या थी। दोस्तों आंतरिक नीति में क्लाइव ने कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। इसमें यहाँ पर देखेंगे इसका पहला परिवर्तन था कंपनी के कर्मचारियों के भेंट या उपहार लेने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। क्लियर। और दूसरा क्या था कि कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर भी प्रतिबंध था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो भी कर्मचारी कंपनी में कार्य कर रहे थे उन्हें ना ही भेंट लेना था किसी तरह का, ना ही उपहार लेना था, इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध था। और जो भी कर्मचारी कंपनी में कार्य कर रहे थे उन्हें निजी व्यापार करने पर भी
छूट नहीं थी, एक तरह से उन पर प्रतिबंध था, वो अपना कोई भी निजी व्यापार नहीं कर सकते थे। और यहाँ पर हम देखें नंबर तीसरे पर है युद्ध में घायल सैनिकों के लिए क्लाइव कोष की स्थापना। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था कि जब भी कोई भी सैनिक, जो भी अंग्रेजी सैनिक थे, वो अगर युद्ध में घायल होते थे तो उनके लिए क्लाइव कोष की स्थापना किया था उसने, जिससे कि वहाँ पर उनके बढ़िया से इलाज वगैरह की व्यवस्था थी। और यहाँ पर हम देखें नंबर 4 पर है तो युद्ध के समय सैनिकों को मिलने वाला दोहरे वेतन भत्ते को उसने समाप्त कर दिया था। जो भी सैनिकों को दोहरा भत्ता मिलता था उसको इसने समाप्त कर दिया था। क्लियर, युद्ध के समय। अब यहाँ पर देखिए नंबर 5 पर है कलकत्ता काउंसिल के भ्रष्ट सदस्यों को निकालकर उसके स्थान पर ईमानदार व्यक्तियों की नियुक्ति इसने की थी। क्लियर, तो ये है इसके आंतरिक कार्य। अब दोस्तों हम देखेंगे बाह्य कार्य में क्या है। दोस्तों बाह्य कार्य में देखें तो यहाँ पर बाह्य नीति में इसके क्या है कि 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो दोस्तों ये सारी बातें कब की हैं कि जब 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है तो उसके बाद 1765 ईस्वी में अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच इलाहाबाद की संधि होती है। और उस संधि में कुछ शर्तें रखी गई थी, जिसको हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियोज में कवर किया था कि किस तरह से इलाहाबाद की संधि की क्या क्या शर्तें थी। और यहाँ पर देखिए ये इसके बाह्य नीति के कार्य थे। अब हम देखें द्वैध शासन क्या है। तो दोस्तों क्लाइव ने बंगाल में दोहरी सरकार कायम की, जिसमें दीवानी अर्थात भू राजस्व यानी कि जो भी वहाँ पे कर वसूल की जाती थी, यहाँ पे भू राजस्व वसूलने की शक्ति कंपनी के पास थी। जो भी भूमि के जो भी कर वसूले जाते थे वो शक्ति किसके पास थी, कंपनी के पास थी। पर प्रशासन का भार नवाब के कंधों पर था, लेकिन जो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती थी वो नवाब के कंधे पे, यानी कि नवाब शासन प्रशासन की जिम्मेदारी देता था, लेकिन कर वसूलने का काम कौन करता था, अंग्रेज करते थे। क्लियर, क्लाइव की इस प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता क्या थी कि उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व, इसकी क्या विशेषता थी। जो भी इसने प्रशासनिक व्यवस्था लागू की थी, ये जो द्वैध शासन प्रणाली थी, इसमें इस प्रणाली में क्या था कि उत्तरदायित्व रहित अधिकार था। एक तरह से उनका उत्तरदायित्व भी था और उनका कोई अधिकार क्षेत्र भी नहीं है, क्योंकि वो तो सारा नवाब के कंधे पर था। और यहाँ पर देखेंगे अधिकार रहित उत्तरदायित्व, उनका अधिकार तो था लेकिन उस पर उत्तरदायित्व नहीं। एक तरह से वहाँ पर वो केवल अपना किसी तरह से आर्थिक पूर्ति कर रहे थे। वहाँ पर वो द्वैध शासन के माध्यम से एक तरफ तो वो ये दिखा रहे थे कि वो शासक को, जो भी वहाँ का नवाब है उसको वहाँ पे शासक बना दिया, और दूसरी तरफ वहाँ पर वो जो राजस्व वसूल रहे थे उससे उन्हें काफ़ी लाभ होता था। तो यहाँ पर देखिए राजस्व वसूल का क्या मैटर है। द्वैध शासन की व्यवस्था के आधार पर कंपनी द्वारा वसूले गए राजस्व में से 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष सम्राट को दिए जाते थे और 53 लाख रुपए बंगाल के नवाब को शासन के कार्यों के संचालन के लिए दिए जाते थे। क्लियर, और शेष बचे हुए भाग को वह अपने पास रखने के लिए स्वतंत्र थे। यानी कि जो अंग्रेज थे, जो भी ये लोग राजस्व वसूल करते थे, उसमें 26 लाख रुपए वे सम्राट को देते थे प्रतिवर्ष और 53 लाख रुपए बंगाल का नवाब था उसको देते थे। क्लियर, और बाकी जो भी धन बचता था वो उसे स्वतंत्र थे अपने पास रखने के लिए। तो यही रीजन था दोस्तों कि जो ये लोग धन वसूलने यानी कि राजस्व वसूलने में बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशान करते थे, क्योंकि इन्हें जो भी एक्स्ट्रा धन बचता था वो सब इनका होता था। तो उस चक्कर में ये लोग अधिक से अधिक राजस्व वसूलने का प्रयत्न करते थे। क्लियर, तो दोस्तों यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वारेन हेस्टिंग लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लियर, दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और
इन सारे वीडियोज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही टारगेट टीचर ड्रॉप टेलीग्राम चैनल पर भी आपके लिए सारे लिंक अवेलेबल हैं। आपको जहाँ भी सुविधा हो वहाँ से अपनी स्टडी करिए और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।